एवरीवन, वेलकम टू द एनएसयू फैक्टोपीडिया। इलेक्शंस 2024 का रिजल्ट हम सबके सामने है। बीजेपी जो कि 400 पार करने का दावा कर रही थी, उसको 300 सीट्स भी हासिल नहीं हुए। आखिर क्या वजह था कि बीजेपी ने मेजॉरिटी हासिल नहीं किया इस बार? आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है? अगर अभी तक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से कर लीजिए। सो फर्स्ट रीजन, माइंडसेट ऑफ इंडियन पब्लिक। अगर एग्जिट पोल की डेटा को माना जाए तो बीजेपी को भारी बहुमत से जीत हासिल होनी चाहिए थी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। बीजेपी सिर्फ 240 सीट हासिल कर पाई। इनफैक्ट मेजॉरिटी से वो अभी भी 32 सीट दूर है। इसका सबसे बड़ा वजह है भारत की जनता। वो जनता जो कि 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती है, उसको भारत के डेवलपमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले 10 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट ने काफी अच्छे काम किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा है, इंडिया को 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है, इंडिया को स्वच्छ बनाया है, मेक इन इंडिया कैंपेन के अंतर्गत स्टार्टअप का कल्चर यहाँ पे प्रोपेगेट किया है, भारत के लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा है। इन सब के बावजूद वो लोगों के दिलों में घर हासिल नहीं कर पाई। ऑपोजिशन ने ऐसे मुद्दों को यूज किया जो कि हमेशा से इम्पैक्टफुल रहा है लोगों के बीच, लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रिजर्वेशन। एंड डेफिनेटली राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा काफी इम्पैक्टफुल रहा है कांग्रेस के अच्छे परफॉर्मेंस के एंड बीजेपी के परफॉर्मेंस को डिटोरिएट करने में। बीजेपी ने 3 करोड़ घर गरीबों के लिए बनाए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 4.9% रखा, इन्फ्लेशन को लेस देन 5% रखा। उस वक्त जब कोविड-19 पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड को तबाह कर दिया और रशिया यूक्रेन वॉर ने काफी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाया हर कंट्री के इकोनॉमी में। उज्ज्वला स्कीम के अंतर्गत बीजेपी ने गरीब महिलाओं को गैस सिलेंडर प्रोवाइड किया। हालांकि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो उस सिलेंडर को रिफिल करवा सके। ये पॉइंट बीजेपी के ही डेटा से साबित होता है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स लाइक ध्रुव राठी ने हाफ कुक डेटा की मदद से नरेंद्र मोदी को डिक्टेटर और बीजेपी को एक ऐसी पार्टी साबित किया जिससे भारत के डेमोक्रेसी को खतरा हो सकता है। इन सब का इंडियन माइंडसेट पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट रहा, जिसकी वजह से बीजेपी को 240 सीट ही हासिल हुए। दूसरा रीजन, कैंपेन ब्लंडर्स ऑफ मोदी जी। पहले चरण के मतदान के बाद बीजेपी ने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया और ये चेंज स्ट्रैटेजी मोदी जी के स्पीचेस में देखने को मिला। मोदी जी के स्पीचेस में इस्लामोफोबिक कंटेंट सुनने को मिला, जिसकी वजह से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। कुछ कमेंट्स लाइक मोदी जी ने ये दावा किया कि उनको भगवान ने भेजा है कुछ अच्छे कर्म करने के लिए, उसको लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। लोगों ने ऐसा कहा कि मोदी जी का मानना है कि वो रीइंकार्नेशन ऑफ गॉड है। कांग्रेस के इलेक्शन मैनिफेस्टो जिसमें उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का जिक्र किया था, उसको भी तोड़ मरोड़ करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसका लोगों पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। इनफैक्ट कुछ समुदाय काफी हर्ट हुए इन कमेंट्स से। मोदी जी टारगेट कर रहे थे हिंदू वोटर्स को, पर हिंदू वोटर्स भी शायद उनके साथ नहीं थे, या तो वो नेगेटिवली इम्पैक्टेड थे या फिर उन्होंने वोट ही नहीं दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण था अयोध्या का। अयोध्या जहाँ पे राम मंदिर फाइनली बन गया और दर्शनार्थियों के लिए खुल गया इस साल। उस अयोध्या में जहाँ 500 साल से राम मंदिर पे विवाद चलता रहा और बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में कई सालों से ये एक ओपन पॉइंट था जो कि फाइनली बीजेपी ने इस साल क्लोज किया था। उस अयोध्या में भी बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई। इसका मल्टीपल रीजन रहा होगा, पर जो रीजन लोगों से सुनने को मिल रहा है उसका सबसे बड़ा रीजन है कि अयोध्या में डेवलपमेंट तो जरूर हुआ, पर उस डेवलपमेंट के लिए काफी लोगों ने अपने घरों को खो दिया। डेफिनेटली लोग किसी सिटी या नेशन के डेवलपमेंट से नहीं, बल्कि उनके साथ क्या हो रहा है उस बात से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। ये सबसे बड़ा रीजन था कि अयोध्या में उन्होंने जीत हासिल नहीं की। ओवरऑल बीजेपी के परफॉर्मेंस में इन छोटे छोटे मुद्दों को बहुत बड़ा मुद्दा बना करके ऑपोजिशन ने भी पेश किया, जिसकी वजह से बीजेपी सिर्फ 240 सीट हासिल कर पाई। थर्ड रीजन, कांग्रेस हिटिंग द राइट कॉर्ड विद द पीपल। इलेक्शन स्टार्ट होने के पहले किसी को नहीं पता था कि कांग्रेस अपना सीट्स डबल कर पाएगी इस इलेक्शन में।
पिछले 2 इलेक्शंस में कांग्रेस का बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस रहा, पर इस इलेक्शन में उसने लगभग 100 सीट हासिल कर लिए, जो कि काफी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में उन सारी बातों का जिक्र किया जो कि लोगों के लिए काफी इम्पोर्टेंस रखता था। लोगों के मन में ऐसा डर पैदा किया कि अगर बीजेपी मेजॉरिटी सीट हासिल करती है या 400 से पार सीट हासिल करती है तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बदल देगी। इनफैक्ट इसका प्रमाण बीजेपी के कुछ ओवर कॉन्फिडेंट नेताओं के स्पीचेस या इंटरव्यूज में भी देखने को मिले। इसकी वजह से लोग एक्चुअली में डर गए और उन्होंने बीजेपी को शायद वोट नहीं दिया। यंग पॉपुलेशन जो कि गवर्नमेंट जॉब को काफी ज्यादा तवज्जो देते हैं, उनके लिए भी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा ओपन मुद्दा था। पिछले कुछ सालों से बीजेपी ने गवर्नमेंट जॉब्स में बहाली पे रोक लगा दी थी। भारत के वो युवा पॉपुलेशन जो कि गवर्नमेंट जॉब को काफी इम्पोर्टेंस देते हैं और जिसमें एंट्री के लिए एक फिक्स्ड एज होता है, उनके लिए काफी नेगेटिव साबित हुआ ये डिसीजन। वहीं कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए लोगों को ये साबित किया कि जितने भी ओपन जॉब पोजीशन है उनको फिक्स्ड टाइम टेबल या फिक्स्ड शेड्यूल के हिसाब से कैसे भरा जाएगा और किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाएगा। ऐसे सिचुएशन में डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट जॉब का एक फिक्स्ड हायरिंग शेड्यूल लोगों के सामने आया तो वो उससे काफी इन्फ्लुएंस हुए होंगे। कांग्रेस ने एक स्ट्रैटेजी अपनाया के अंतर्गत उन्होंने सारे रीजनल पार्टीज को इकट्ठा किया, एक अलायंस फॉर्म किया जिसका नाम था इंडिया अलायंस। इसका मेन रीजन ये था कि जो भी वोट्स मोदी के विरोध में पड़ेंगे उन वोट्स को इकट्ठा किया जा सके, सो दैट वो मिल करके बीजेपी को हरा सके, और ऐसा ही हुआ। हालांकि इंडिया अलायंस ने सिर्फ 233 सीट हासिल की है और बीजेपी अभी भी लार्जेस्ट पार्टी है व्हेन यू सी द इलेक्शन 2024 रिजल्ट, पर फिर भी बीजेपी को मेजॉरिटी हासिल नहीं होने देने में ये स्ट्रैटेजी भी काफी इम्पैक्टफुल रहा। इंडिया अलायंस ने मिल करके बीजेपी से भारत के डेमोक्रेसी को खतरा है ऐसा मैसेज लोगों तक पहुंचाया और कहीं ना कहीं वो इस मैसेज को पहुंचाने में जरूर कामयाब रहे। इस इलेक्शन में बीजेपी को ना तो हिंदू ने, ना ही गरीबों ने और ना ही यूथ ने सपोर्ट किया, जिसको इलेक्शन कैंपेन के द्वारा बीजेपी ने टारगेट किया था। कहीं ना कहीं बीजेपी की छवि एक डिक्टेटरशिप की छवि जरूर साबित हुई है इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान। फोर्थ रीजन, not able to hold seats in certain states। लोकसभा इलेक्शंस में सबसे ज्यादा सीट्स उत्तर प्रदेश से जाता है। इनफैक्ट लोग ये कहते हैं कि जिसने उत्तर प्रदेश में अपना जगह बना लिया उसके लिए लोकसभा इलेक्शंस काफी इजी हो जाता है। महाराष्ट्र में भी बड़े नंबर से सीट्स लोकसभा इलेक्शंस में जाते हैं। इस बार बीजेपी ने इन दोनों स्टेट्स में बहुत ही नेगेटिव परफॉर्मेंस दिखाया। हिस्टोरिकली इन स्टेट्स में बीजेपी का हमेशा बहुत ही स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। हालांकि इस इलेक्शन में इन स्टेट्स में बीजेपी ने काफी बड़ी तरीके से डिफीट हासिल की है। महाराष्ट्र की बात अगर की जाए तो मराठा आरक्षण एक ओपन मुद्दा है जिसको करंट बीजेपी गवर्नमेंट ने ढंग से हैंडल नहीं किया, और लोगों ने ये देखा कि जो लोकल रीजनल पार्टीज हैं लाइक शिवसेना एंड एनसीपी, उनको तोड़ने में बीजेपी का काफी इन्फ्लुएंस रहा है। इन सब बातों की वजह से आई थिंक महाराष्ट्र में बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा इस बार के इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी का स्ट्रैटेजी काम नहीं किया। बीजेपी ने काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स उत्तर प्रदेश में लॉन्च किए, राम मंदिर बनवाया, पर फिर भी वो लोगों के दिलों में घर हासिल नहीं कर पाई। अगर न्यूज की मानी जाए तो योगी आदित्यनाथ जी ने लगभग 35 कैंडिडेट्स के नाम सजेस्ट किए थे जो कि काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट साबित होते कंपेयर टू ऑपोजिशन कैंडिडेट्स जो कि इस इलेक्शन में खड़े थे। हालांकि सेंटर ने उनके सारे सजेशंस को इग्नोर किया, जिसकी वजह से बीजेपी पे ही ये सारे डिसीजन भारी पड़ा। हालांकि इस बात को प्रूव करने का एविडेंस तो नहीं है, पर जो भी है बीजेपी का स्ट्रैटेजी इन उत्तर प्रदेश काम नहीं कर पाया। उसने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को काफी हल्के में लिया और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन पे प्रॉपर्ली फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफी नेगेटिव रहा। फिफ्थ रीजन, नॉट एबल टू मेक वे इन सर्टेन स्टेट्स। इस इलेक्शन में बीजेपी ने एक इतिहास रचा। पहली बार उसने केरला में एक सीट हासिल की। हालांकि बाकी सदर्न स्टेट्स में वो उतना इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं देखा पाई। तमिलनाडु में एंटर करने के लिए बीजेपी ने काफी हथकंडे अपनाए। अन्नामलाई के लीडरशिप के अंदर उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखा। इनफैक्ट मोदी जी पिछले 5 सालों में कई बार तमिलनाडु विजिट किए,
पर वहाँ की जनता ने उनको अपना सपोर्ट नहीं दिया। उसका सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ का फैमिली पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो बीजेपी बीइंग अ प्रो हिंदुत्व पार्टी। वेस्ट बंगाल में भी उम्मीद था कि एक इतिहास रचा जाएगा, पर ममता बनर्जी ने ये साबित कर दिया कि बंगाल में ममता दीदी के अलावा और कोई नहीं है। कुछ स्टेट्स में बीजेपी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, इनफैक्ट क्लीन स्वीप भी दिखाया, लाइक मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, पर ये काफ़ी नहीं था उनको मेजॉरिटी सीट्स हासिल करवाने में। सिक्स्थ रीजन, फाइनल रीजन, डिक्लाइन इन द मोदी वेव। पिछले 2 इलेक्शंस में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के फेम को काफी अच्छे तरीके से यूज किया और दोनों ही इलेक्शंस में मेजॉरिटी सीट हासिल करने में उनके फेम ने काफी मदद किया, पर करेंटली उनका फेम कम होता नजर दिखाई दे रहा है, स्पेशली एट द ग्राउंड लेवल। ये उन्हीं के नेताओं ने कुछ वार्तालाप में जिक्र किया। अगर बीजेपी ने उनके उत्तराधिकारी को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब सही वक्त है कि बीजेपी उनके उत्तराधिकारी को भी लाइमलाइट में लाना शुरू करे। मोदी जी के बाद आखिर कौन होगा जो कि उनके फुटस्टेप्स में आएगा, ये जानना भारतीय जनता के लिए बहुत जरूरी है। मोदी जी जैसा करिश्मेटिक लीडर दोबारा मिलना तो बहुत मुश्किल होगा, पर करेंटली इस युवा पीढ़ी में कब तक नरेंद्र मोदी का इन्फ्लुएंस रहता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस बार के इलेक्शन में किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई तो डेफिनेटली कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगा। कोएलिशन गवर्नमेंट में एक स्टेबल गवर्नमेंट बनाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। 1999 में अटल बिहारी जी की गवर्नमेंट ने एक कोएलिशन गवर्नमेंट देखा था जो सिर्फ 13 दिन के लिए सरकार बन पाई थी। इस बार बीजेपी जिन नेताओं पे डिपेंडेंट है एक कोएलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए, उन नेताओं ने हिस्टोरिकली ये साबित किया है कि वो काफी दल बदलू है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है एंड नेक्स्ट 5 इयर्स भारत के लिए कैसा रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा रहा एंड आपका क्या व्यू पॉइंट है रिलेटेड टू द टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।